देखिए कंजर्वेशन आप सिंपल मेथड में अगर देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे काइनेटिक जीरो होगी। मेन पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी तो दोनों तरफ हर बार क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन रहता है। बस क्या होता है, काइनेटिक पोटेंशियल रहती है और पोटेंशियल काइनेटिक। ठीक है, अब देखिए पावर। ठीक है, बाकी इसका ग्राफ और पूरी स्टडी हम करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव वाले चैप्टर में। ठीक, अब देखिए पावर क्या होता है बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पहले से सुने हो ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यूनिट इसकी जूल पर सेकेंड या इसी को कहते हैं वॉट। क्या कहते हैं, वॉट। लेकिन आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो हार्स पावर में लेंगे, किसमें लेंगे, हार्स पावर में। तो एक हार्स पावर जो आपका होता है वो 746 वॉट का होता है। एक हार्स पावर कितना होगा, 746 वॉट। ठीक, अब देखिए पावर पढ़ लिया आपने, वर्क अपॉन टाइम। वर्क आप पहले दे चुके हैं, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, तो अगर यहाँ पे हम रखते हैं पी, पी हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहें तो क्या है, वेलोसिटी। ठीक, तो जो पावर आपका निकल के आएगा क्या आएगा, एफ इनटू वी। यानी एक फार्मूला आपका ये भी हो गया, क्या, पावर एफ इनटू वी। ठीक है, वेयर वी इज द एवरेज वेलोसिटी, वी यहाँ पे क्या है, तो पावर इक्वल टू एफ वी। मैकेनिकल पावर निकालने के लिए बहुत जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, और एक पावर वर्क अपॉन टाइम हो गया। ठीक, अब एफिशिएंसी भी आपने सुना है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हो 100% एफिशिएंट, वैसा कुछ होता ही नहीं है। 100% एफिशिएंट कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो लॉसेस हो ही जाते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, कितना आपने इनपुट दिया और कितना आउटपुट मिला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। एफिशिएंसी क्या होगी, नोट करिए पहले इसको, हार्स पावर कहते हैं हम। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। ठीक है, कहीं भी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आ गया अगर तो क्या होगा, ईटा, ये हो गया पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100, ये आ जाएगा आपका एफिशिएंसी। ठीक है, कई क्वेश्चन में रहेगा कि एक वाटर पंप था, चलो लिख लो, 10th का ही सवाल है, लिख लीजिए। लिखिए, अ वाटर पंप raises pump raises water 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अप टू हाइट ऑफ 16 मीटर if efficiency of water pump is 80%, calculate the power of pump। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या दिया है आपको, वॉल्यूम दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन वाटर की डेंसिटी आपको पता है कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी अगर कहें तो कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ आपको एफिशिएंसी दिया है कितना, 80%। और जो काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट। काम यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, पानी कहाँ जा रहा है, और अगर किसी चीज को ऊपर ले आता हो तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का छेद कितना होगा, mgh। तो ये हो गया mgh अपॉन t, ये क्या हो गया, पावर। वर्क अपॉन टाइम, और क्या होगा, mgh अपॉन t। अब मास यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी से।
तो हमारा जो वॉल्यूम दिया वो कितना दिया, 2 × 10⁻³ सेंटीमीटर दिया। क्या दिया है, ये दिया ml कह सकते हो इसको, किसने कितने दे दिया है, ml में। अगर इसको मीटर क्यूब में ले जाओ कितना हो जाएगा, अरे भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। कक्षा 2 का सवाल है ना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना जो आपको आनी चाहिए कि इतने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। कितना +6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में बदलना तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। तो ये कितना मल्टीप्लाई, 2 × 10⁻⁻6। अरे यार कौन है, ये हो गया +3 × 10⁻⁻6। कुल मिला के कितना बन जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, तो आपने देखिए मास के यहाँ पे क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, तो हमारा मास आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया आपका 2 × 10⁻³ इनटू डेंसिटी 1000 इनटू जी हो गया कितना 10 ले लेना है, एच कितना हो जाएगा, कितना मीटर ले गया है 16। और कह रहा है इतना मीटर सेंटीमीटर क्यूब क्या जा रहा है पर सेकंड, मतलब टाइम भी दिया है कितना 1 सेकंड, उसके लिए आपने 1 सेकंड रख दिया। पावर आउटपुट निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, इनपुट, क्योंकि इनपुट पावर तो कौन देगा, मोटर। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। रख दीजिए, आउटपुट पता है, एफिशिएंसी पता है, इनपुट क्या होगा गलत है, ठीक, निकाल लीजिए, कैलकुलेट करिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिखिए द बॉब ऑफ ए पेंडुलम, क्वेश्चन लिखिए द बॉब ऑफ ए पेंडुलम is released from horizontal position if length of pendulum is 1.5 meter, length of pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which pendulum is 1.5 meter, length of pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which the bob arrived at mean position given that it dissipated 5% of its initial energy, it dissipated 5% of its initial energy against air resistance, एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। मतलब कि पेंडुलम जब आता है नीचे तो 5% एनर्जी इसकी क्या होती है, वेस्ट आती है इन द फॉर्म ऑफ एयर रेजिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन है, अगर आप लोग को अभी पेंडुलम वाला केस समझ में आया होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पेंडुलम कैसे दिया है, ये है यहाँ मीन पोजीशन, ये यहाँ पे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे यहाँ पे कहीं है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक। तो जाहिर सी बात है जब ये गया होगा कुछ हाइट चढ़ गया होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर हमें यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख देंगे। यानी हमको पता है हाफ mv² कहाँ होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। m तो अपने आप खल्लास हो गया, इसके हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हमारा बेसिक मीन समझ में आया कि हमको ये हाइट निकालना कि जितना ऊपर ये चला गया। तो पहले ये पूरा हमारा कितना बेटा 1.5 मीटर, कितना है 1.5। तो जब ये देखिए ये पूरा पेंडुलम का लेंथ ऐसे जाएगा यहाँ, तो ये भी तो 1.5 ही होगा, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, ये वाली चीज बदल गई, ये हाइट बदल गई। अगर ये चीज हमको निकल जाए तो पूरे से घटा देंगे, वही हाइट तो ये होगी। अगर हमको इतनी डिस्टेंस पता चल जाए, वो लगा सकते हैं
हाँ लगा सकते हैं, अभी आगे लगाएंगे, वही बता रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरी हाइट हमको पता है, अगर इतनी डिस्टेंस हम निकाल लें तो इस पूरे से घटा के इतनी हाइट हो जाएगी ना यहाँ पे। तो देखिए वो इतना अगर लगा दें यहाँ पे हम तो क्या होगा, ये क्या बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos 30, cos 30 इज √3/2, cos 30 इज ये हो गया √3/2, ये हो गया बेस, और यहाँ पर कितना 1.5, तो बेस कितना आ जाएगा 15√3/2, 15√3/2, पूरा कितना था 1.5, 1.5 माइनस 1.5√3/2, ये हुआ ना, पूरे में 1.5 बाहर निकाल लिया, कितना आएगा 1 माइनस √3/2, √3 की वैल्यू 1.713, ये तो होता है, तो लगभग 1.7 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 अंदर, ये 1 माइनस 1.71 रख देते हैं अपॉन 2, लगभग 0.8, कितना आएगा 0.8। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही तो हाइट हो गई यहाँ की, उसको उठा के कहाँ रख दीजिए, यहाँ, जब यहाँ पे रख देंगे तो हमारा b² क्या हो जाएगा √2gh, ठीक, कर लीजिएगा सॉल्व, समझ गए, नोट कर लीजिए, समझना जरूरी है, आप क्वेश्चन कर सकते। आप देखिए बेटा क्या पढ़ना है हमको, इसका सेकंड पार्ट जो है वो है कोलिजन, क्या है, दो बॉडीज का आपस में टक्कर के बारे में पढ़ना, ठीक, दो बॉडीज का आपस में टकराना। तो कोलिजन, जैसे आपने कहीं बॉल लिया, देखिए आपने बॉल लिया, दीवार में मारा, ठीक, बॉल आप वापस आपके हाथ में आ गई, आप बॉल क्या होगी वापस आपके हाथ में आ गई। अगर जिस आपने जब फेंका था तो जो वेलोसिटी थी, टकराने के बाद जब आपके पास बॉल आई फिर वही वेलोसिटी, इसका मतलब वहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ठीक, तो वो कैसा हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन, कैसा हो जाएगा, ऐसा कोलिजन जिसमें ना तो मोमेंटम का कोई लॉस हो, ना काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन, ठीक। दूसरा है प्लास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक मतलब चेयर वाली प्लास्टिक नहीं, ठीक, प्लास्टिक मतलब इन इलास्टिक, यानी आपने एक मिट्टी की गीली बॉल ली, दीवार पे फेंका, वो जाकर दीवार में ही चिपक गया, जाकर दीवार में ही चिपक गया, क्या हो गया, इन इलास्टिक। कार से जा रहे थे, बाइक वाले को ठोक दिए, ठीक है, बाइक वाला उड़ गया, कार रुक गया, क्या हो गया, इन इलास्टिक कोलिजन। ट्रक वाला आ रहा था, तुम कार से आ रहे थे, ठोक दिया, क्या होगा, दूसरे चिपके जा रहे हो, ठीक, क्या हो गया वो, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब कंचा खेल रहे थे, लोहे का कंचा था, सामने एक कंचा था, तुमने क्या किया, मारा कंचे को, दूसरा कंचा आगे भाग गया, कोलिजन क्या है, अरे इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अगर इलास्टिक होगा, अगर एक कंचा वहाँ पे रुका था, समझो बात, ये अब कंचा तो हम लोग खेले लेकिन दिमाग नहीं लगाया, ये कंचा है, कभी तुमने सोचा जब यहाँ पे तुम्हारा मास्टर कंचा होता है, अगर दोनों का मास आइडेंटिकल है, कई बार एक तो गोला होता है, छोटी गोली होती खेलते हैं, और कई बार कंचे सब बराबर होते हैं, उसी से खेला जाता है, तो क्या होता है जब हम मारते हैं गोली से, एक कंचे से इस कंचे को हमने मारा, तो होता क्या है, ये कंचा भाई साहब जाते हैं, इसकी जगह लेते हैं और रुक जाते हैं, और ये कंचा भाई साहब इसकी वेलोसिटी से आगे भाग जाते हैं। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो, परफेक्टली इलास्टिक है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। मान लो कहीं पे रखें एक कंचा, दो कंचा, तीन कंचा, चार कंचा, पांच कंचा, छह कंचा, सात कंचा, ठीक, हमने क्या किया, एक कंचा लिया, इससे मारा, जो उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, क्या क्या 4 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो हम कह रहे थे क्या किया, एक कंचा था जो पीछे वाले कंचे से हमने मारा, कितने 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक, तो जरा बताइए हमको तीसरे वाले कंचे की स्पीड बताइए, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ कंचा और 5 6 7 सेवंथ कंचे की स्पीड बताइए, दिमाग लगाइए, आप बताइए फोर्थ कंचे और सेवंथ कंचे की स्पीड क्या है। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, ये भाई साहब आए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इन्होंने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको दिया और खुद रुक गए। अब क्या होगा, ये क्या होगा,
ये क्या हो रहा है, ये तुरंत एनर्जी इसको दे देंगे और खुद रुके रह जाएंगे। ऐसे ही अगले वाले देंगे, खुद वहीं रुके रह जाएंगे, अगला वाला देंगे, वहीं रुके रह जाएंगे। मतलब ये जो ये वाला फोर्थ वाला उसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी और आखिरी वाला 4 से भाग जाएगा। मैं 7 वाली है। समझ गए? Yes, एनसीईआरटी में ऐसा एक सवाल भी है, लोहे की गोलियां रखी हैं, आप ये देखो, ये एग्जांपल 6.16 है। इसमें v वेलोसिटी से कंचे आ रहा है, टकराने के बाद मतलब पूछ रहा है दूसरे कंचे और पहले कंचे की वेलोसिटी। कौन सा समझ में आया? हाँ। ये क्या है, कोलिजन है। अब इसी कोलिजन को हमको पढ़ना है, तो हेडिंग डालिए इलास्टिक कोलिजन। हेडिंग डालिए इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, समझ में आया? टकराना। क्या है कोलिजन का मतलब? टकराना। ठीक, तो लिख लीजिए व्हेन, कोलिजन लिखिए व्हेन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम when conservation of kinetic energy and conservation of momentum both holds good during collision, holds good, अच्छे से होल्ड होते हैं, ठीक, holds good during collision. The collision is called elastic collision. The collision is called elastic collision. देखिए बहुत बड़ा सा डेरिवेशन इसका है, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ गई है दो, तो आपको कोई समस्या निकालने में नहीं होगी। समझ गए? अगर हम किसी जनरल कोलिजन को पढ़ें, एक डेरिवेशन चाहें तो जनरल कोलिजन का भी कर सकते हैं, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा। उसमें क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है? 1। जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? 1। ठीक, मतलब कितना देर टकराने के बाद रुका, ये ठीक। उसके बाद इसको हम जब कॉम्पिटिटिव वाला लेक्चर पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल एग्जाम लोग का करिए, हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसलिए वो पढ़ लेंगे। ठीक, तो हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन। तो अभी देखा इलास्टिक कोलिजन में क्या बेटा हमने बताया कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों होल्ड हो जाते हैं। ठीक, हमने क्या ले लिया, एक बॉडी है, इसका मास m1 है, ये जा रहा है u1 वेलोसिटी से, ये जा रहा है। दूसरी बॉडी कोई है, इसके आगे सेम लाइन में जा रही है u2 किस वेलोसिटी से? u2। ये जा रहे थे भाई साहब, और यहाँ जाने के बाद दोनों का क्या हो गया? टकराना। लेकिन कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। तो कोलिजन के बाद ये आगे वहाँ का डायग्राम है, आगे जाने के बाद m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी कुछ हो गई v2। अगर कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। तो क्या कहता है, इस कोलिजन में हमें क्या होना चाहिए? पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम अगर हम कहें तो कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2। पहले दोनों का कोलिजन पहले कोलिजन से बिफोर मोमेंटम और कोलिजन के आफ्टर मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे अगर मैं m1 और इसको इक्वेशन 1 कह लें और यहाँ से m1 वाला टर्म इकट्ठा करें तो क्या बचेगा? यहाँ पे u1 माइनस v1। ये पूरा इधर आ गया तो m1 कॉमन ले लिया, u1 माइनस v1। ऐसे इधर हम लेके चला जाए इसको, इधर m2 कॉमन निकलेगा, क्या हो जाएगा? v2 माइनस, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। समझ गए इतना? अब अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन में जाएगी, और मैं मिटा रहा हूँ, आप डायग्राम समझ ही गए होंगे। ठीक है, ये कोलिजन के बाद। तो आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें तो क्या होगा? एनर्जी अगर देखें तो ये हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर। चलो
m1 m2 u2 स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू ऐसे हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। पूरे में हाफ कॉमन लेके कैंसिल, और फिर m1 वाला टर्म इकट्ठा करें तो m1 क्या बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा m2 बाहर कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। अगर हम क्या करते हैं डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, सेकंड से जब हम डेटा डिवाइड करें तो क्या मिलेगा m1 m1 कट जाएगा, यानी यहाँ पे देखो ये m1 ऊपर वाला ये इसको हम ले सकते हैं u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू यहाँ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा m2 v2 माइनस u2। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी वाला नीचे से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी, तो यानी m1 m1 कट गया, m2 m2 कट गया, ये बचेगा u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2, ये तो बचेगा, समझ गए। अब देखिए अगर यहाँ पे हम करें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से अगर हम v2 की वैल्यू लिखें तो क्या आएगा u1 प्लस v1 माइनस u2, ये तो आएगा, और इसकी इक्वेशन की वैल्यू कहाँ रखें 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन फर्स्ट, ये इक्वेशन 4 है कोई, इसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं हम फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रखेंगे इधर वाला टर्म तो m1 u1 प्लस m2 u2 रहेगा, इधर हो जाएगा m1 v1 ऐसे रहेगा, m2 और v2 के यहाँ क्या हो गया u1 प्लस v1 माइनस u2, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देख सॉल्व करने के बाद तो आपको जो v1 निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 2 m2 u2, क्या आएगा 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस क्या बचेगा, इधर अगर देखें m1 u1 माइनस m2 u1, तो हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया पहले बॉडी की वेलोसिटी बाद में। सिमिलरली अगर हम कहें दूसरे बॉडी की वेलोसिटी के बारे में तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ 2 और जहाँ 2 है वहाँ 1। तो ऐसे सिमिलरली अगर v2 निकालें तो ये निकलेगा 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस, नीचे कोई फर्क पड़ेगा प्लस, ये m1 की जगह पे m2 लिखना पड़ेगा और m2 की जगह पे m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये देखिए दोनों वेलोसिटी आ गई, समझ गए। नोट कर लीजिए इतना बता के, यही उद्देश्य यहाँ ये पहला कंडीशन है इलास्टिक कोलिजन हो तो कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ये दो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए।